प्यारे बच्चों, हम लोगों ने अपना 3rd चैप्टर स्टार्ट कर दिया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ और उसके आधा पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और कुछ पार्ट उसका शेष था, बच गया था, जिसको हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, मैंने ब्लैक यहाँ पे लिखा हुआ है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यह मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी सबसे पहले हम लोग समझ जाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि इंटेंशनली या वॉलेंट्री समय से पहले, है ना, क्या करें, जो 9 मंथ का समय है उससे पहले अगर जो अबॉर्शन करा लिया जाता है उसी को आप क्या कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। चाहे आप भारत देश ले लें, चाहे मतलब पूरा विश्व ले लें, अबॉर्शन के केस बहुत ही ज्यादा हैं। और क्योंकि इस अबॉर्शन से जो होता है एथिकल, इमोशनल, सोशल इश्यूज रिलेटेड हैं, तो एक ये मैटर ऑफ कंसर्न होता है। तो इंडिया ने 1971 में जो एमटीपी को क्या दे दिया था, इन्होंने लीगलाइज कर दिया। लेकिन इसका ये था कि अगर उन्होंने कुछ स्ट्रिक्ट प्रोविजंस बनाए। और क्यों बनाए? क्योंकि फीमेल फर्टिसाइड, एमनियोसेंटेसिस जैसी टेक्निक आने के बाद से फीमेल फर्टिसाइड्स बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो उन्होंने कुछ स्ट्रिक्ट प्रोविजंस कर दिए। अब हम यह बात कर लेते हैं कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्यों जरूरी है। अगर ऐसा कुछ अनचाहा गर्भ है ना, अनचाहा कोई प्रेगनेंसी है, या कभी कभी रेप केसेस हो जाते हैं, या वो उस प्रेगनेंसी की वजह से जो है मदर है उसकी हेल्थ को कुछ प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य को कोई दिक्कत है, या जो बच्चा है उसको कोई फिजिकली या मेंटली प्रॉब्लम है, तो इस केसेस में अबॉर्शन को कराया जा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट लेके आई 2017 में। इसके अनुसार अगर जो है बच्चा, जो फीटस है, वह 12 वीक से नीचे का है, कम का है, तो एक डॉक्टर की राय पे इसको अबॉर्शन को किया जा सकता है। अगर यह 12 वीक से ज्यादा है और 24 हफ्ते से कम है तो 2 डॉक्टर की राय लेनी होगी, और तब बच्चे को जो इंड्यूस अबॉर्शन भी कहा जाता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को, उसको किया जा सकता है। लेकिन यह है कि या तो बच्चे को कोई बहुत ज्यादा मतलब कि जो फीटस है उसको कोई फिजिकली या कुछ ऐसी बीमारी हो, ठीक है, या दूसरा कॉज ये हो सकता है कि उसके प्रेगनेंसी की वजह से मदर को के हेल्थ का कोई इशू है, तो उस केसेस में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किया जा सकता है। और हम अब आ जाते हैं अपना जो एक अन्य जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। अब हम इस पे बात कर लेते हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस क्या है। वह इन्फेक्शन जो सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा फैलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कहते हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं बच्चों जो इस से फैलती हैं, जैसे सिफिलिस है, गोनोरिया है, ठीक है, या आप एड्स कह सकते हैं, या एड्स कह सकते हैं, या हेपेटाइटिस बी। यह बहुत सारी डिजीज हैं जो सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा फैलते हैं। काफी डिजीजेस तो मतलब अगर टाइमली आप डॉक्टर के पास जाइए तो वो क्योरेबल भी हैं, लेकिन एड्स है या हेपेटाइटिस बी कह सकते हैं कि यह थोड़ा सा टफ है। अगर एड्स हम ले लेते हैं तो बेटा इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। कुछ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स होते हैं जिसपे जो पेशेंट होता है उसका लाइफ स्पेन लंबा हो जाता है, लेकिन मौत को टाला नहीं जा सकता। तो हम एड्स पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। एड्स का जो फुल फॉर्म है वह क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। और वह किस वायरस से होता है? यह HIV वायरस से होता है। जो कौन सा वायरस है? RNA वायरस है। और यह RNA वायरस है, इसको रेट्रोवायरस भी कहते हैं यहाँ। तो यह किससे होता है? सबसे पहले तो सेक्सुअल कांटेक्ट से, या जो अगर इन्फेक्टेड नीडल है उससे, जो इन्फेक्टेड नीडल से, नाक कान छिदाने से, या कभी कभी जो ड्रग्स एडिक्ट जो है, जो नीडल्स इस्तेमाल करते हैं वो लोग एक ही सिरिंज से जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं उससे, या मदर की प्लेसेंटा से फीटस को हो सकता है। यह सब कुछ इम्पोर्टेंट कॉजेज हैं आपके एड्स के। और इसका बेटा
फिलहाल में कोई भी इलाज नहीं है, सिर्फ जानकारी ही इसका बचाव है। बाकी हम बात कर लेते हैं बेटा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस का। तो अगर टाइमली आप डॉक्टर को जाके दिखाते हैं तो इसका अन्य जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, जैसे मैंने कहा साइफिलिस है या गोनोरिया है, यह सब जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, हम HIV को या एड्स को या हेपेटाइटिस को हम छोड़ देते हैं, हेपेटाइटिस बी को छोड़ देते हैं, तो अन्य जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कुछ डिजीजेस हैं वह क्योरेबल हैं। ठीक है, उसके बाद से बच्चों हम आ जाते हैं, अगर हम इनफर्टिलिटी को डिस्कस नहीं करते हैं तब तक हमारा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर है वह कंप्लीट नहीं होता है। अब हम जान जाते हैं बेटा कि बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं, सारी चीजें सही होने के बाद भी जो महिलाएं हैं वो कंसीव नहीं कर पाती, तो उसके लिए जो कंसीव नहीं कर पाती, लोग हैरान परेशान रहते हैं, तो उसके लिए जो कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जिनके द्वारा अगर आप सामान्य तौर पे कंसीव नहीं कर पाते हैं तो इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कंसीव कर सकते हैं। तो इनको हम जो टेक्नोलॉजीज हैं इनको क्या कहते हैं? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं आप उसको? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। आप लोगों ने न्यूज़पेपर में या बहुत सारी चीजें आप लोगों ने सुना होगा कि टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है ना। तो टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब क्या हुआ कि जो भी मतलब पेरेंट्स जो हैं, जो माता पिता नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं या IVF भी कहते हैं। इसमें जो है मेल गैमेट लेते हैं, मेल गैमेट क्या है, स्पर्म है, और फीमेल गैमेट क्या है, ओवा है, और फिर इसका हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन कराते हैं। बाहरी एनवायरमेंट में हम इसका क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन कराते हैं, और उसके बाद से फर्टिलाइजेशन के बाद से क्या बन के तैयार होता है, आपका जाइगोट बन के तैयार होता है। जब जाइगोट 8 ब्लास्टोमियर स्टेज में है, कितने स्टेज में है, 8 ब्लास्टोमियर स्टेज में है, तो उसका हम ट्रांसफर कहाँ करते हैं, फेलोपियन ट्यूब में करते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। क्या बोलते हैं आप, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, या आप इसको क्या कह देते हैं, जिफ्ट। क्या बोलते हैं आप उसको, जिफ्ट, ठीक है ना, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अगर यह 8 ब्लास्टोमियर स्टेज से ज्यादा हो गया, ठीक है ना, 8 ब्लास्टोमियर स्टेज से यह ज्यादा हो गया, जब यह क्या हो गया बेटा, इसको फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, और इसको आप क्या कहते हैं, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। क्या बोलते हैं आप उसको, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ठीक है, ये सब क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं। जो भी पेरेंट्स, माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं सामान्य तरीके से, वह इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद से इन वीवो फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन इन वीवो फर्टिलाइजेशन से, इन वीवो मतलब कि गैमीट को फ्यूज कराया जाता है फीमेल की बॉडी के अंदर, और यह भी एक मेथड है जिनके द्वारा जो महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती हैं वो कंसीव कर सकती हैं। इसके अलावा जिन महिलाओं में ओवम नहीं बनता है उनमें डोनर महिला से ओवम लिया जाता है और उनके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कराया जाता है, और इसको हम लोग गिफ्ट या गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर करते हैं। इन महिलाओं के अंदर भले ही ओवम नहीं बनता है, लेकिन सूटेबल एनवायरनमेंट रहता है जिसमें फर्टिलाइजेशन हो सके तथा यूट्रस में एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो सके। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यह भी एक मेथड होता है जिसके द्वारा हम लोग लेबोरेटरी में एम्ब्रियो बनाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जो ओवम है उसके साइटोप्लाज्म में स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, यह भी एक मेथड है जिसको आप क्या कहते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। उसके अलावा बेटा हो जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी जिन मेल के अंदर जो स्पर्म काउंट कम होता है, या तो इस केस में हम या तो किसी डोनर से या जो हस्बैंड है उससे ही स्पर्म लेते हैं और फीमेल के वजाइना में उसको ट्रांसफर कर देते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। तो यह सब कुछ टेक्निक है जिसके द्वारा जो भी
दंपति हैं जो बच्चों का सुख नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उनके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यह टेक्निक बहुत ही महंगा है। तो सबसे अच्छा यह है कि भारत इतना बड़ा देश, ठीक है ना, जहाँ इतनी आबादी है, तो अगर बहुत मुश्किल हो रही है तो हम किसी बच्चे को अडॉप्ट भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया और अब हम लोग मिलते हैं अपने 4थे चैप्टर में, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। थैंक यू।